नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। तो वहीं कोरोना की वजह से देश भर में 24 घंटे में 384 लोगों की मौत हुई, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 15,500 के पार पहुंच गया। भारत में मरीजों का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे थे, जबकि आखिरी के 1 लाख मरीज पहुंचने में महज 6 दिन लगे हैं। वहीं देश भर में अब तक 80 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले वक्त में ये आंकड़े बढ़ेंगे। अब 18,000 के पार आंकड़े दिख रहे हैं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो इसको किस लिहाज से देखना चाहिए? देखिए, क्योंकि मामला ये था कि अब जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि जून और जुलाई में पीक की आशंका जताई थी, तो हो सकता है कि पीक की तरफ जा रहे हों हम। हालांकि सरकार की तरफ से इसके बाद जब लगातार मामले बढ़ते गए, कोई रिएक्शन नहीं आया कि आखिर में ये पीक माना जाए या नहीं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में हो सकता है कि हम जा रहे हों। लेकिन लगातार ये भी देखने को मिला है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, जबकि अभी हाल में 1 लाख 1.5 लाख तक ही ये आंकड़ा पहुंचा था टेस्ट का। अब मामले जो टेस्ट के हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और खास करके दिल्ली में इस टेस्ट को लेकर जोर है। देश के जो बड़े शहर हैं वहां पर बड़ी तादाद में टेस्ट किया जा रहा है। तो जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, कोरोना के पॉजिटिव केस भी बढ़ेंगे लगातार। एक बात ये भी है कि 24 घंटे में 384 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इससे ज्यादा जो आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं और ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। जी, देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने देश में नए हिस्सों में कोरोना के मामले सामने आने पर पीएम पर निशाना साधा और एक ट्वीट के जरिए कोरोना महामारी से जंग में पीएम पर सरेंडर करने का आरोप लगाया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने पीएम को घेरते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना तेजी से देश के नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत सरकार के पास इसे हराने का कोई प्लान नहीं है। पीएम चुप हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो महामारी से लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राहुल गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली मदद के बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया। चिदंबरम ने ट्वीट करके सवाल पूछा कि 15 साल पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले 20 लाख रुपयों को अगर वापस कर दिया जाए तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन जबरन कब्जे वाली जमीन छोड़ देगा? चिदंबरम ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच ही बता रहे हैं। एक तरीके से वार और यहां पर प्रतिवार शुरू हो चुका है ट्विटर के माध्यम से, जहां जेपी नड्डा का कल ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कई सवाल उठाए। उसका जवाब अब पी चिदंबरम देखते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चंदा मिला अगर उसको लौटा देते हैं, क्या भरोसा ये दिला पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि चीन के साथ जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा? वही चिदंबरम ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच बोलने के विशेषज्ञ हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को 15 साल पहले मिली मदद का 2020 में चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ का मतलब, जिस पर मोदी सरकार की नजर है। मान लें कि राजीव गांधी फाउंडेशन 20 लाख रुपए वापस कर देता है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन भारत की सीमा से वापस लौट जाएगा? जेपी नड्डा सच बोलें, आधे सच के साथ बीती बातें ना करें। कृपया चीन की घुसपैठ के सवालों का जवाब दें। वहीं भारत ने चीन को चेतावनी भरे लहजे में 2 टूक जवाब दिया है कि सीमा में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश के बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सीमा के जरिए सेना के जरिए सीमा में जो बदलाव की कोशिश से न सिर्फ सीमा पर शांति भंग होगी बल्कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को भी नुकसान होगा। भारतीय राजदूत ने चीन की सरकार को संदेश देते हुए कहा कि अब ये चीन को तय करना है कि वो भारत के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय राजदूत ने साथ ही गलवान घाटी पर चीन के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है।
तो चीन को भारत ने इसी के साथ दो टूक जवाब देते हुए कि ये दरअसल अब चीन को तय करना है कि चीन क्या चाहता है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते किस कदर चीन खराब करना चाहता है। तो उसके लिए भी भारतीय सेना और भारत की सरकार पूरी तरीके से तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। और चीन को दो टूक ये कह दिया गया है कि स्थिति को सुधारना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका जवाब भी हम देने को तैयार हैं। तो पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर चीन के जमावड़े की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स अगर आप देखिएगा तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो पेंगोंग त्सो झील का वो इलाका जिसके कुछ हिस्से पर भारत और ये वो जो इलाका आप देख रहे हैं पेंगोंग त्सो का, जहां पर कुछ इलाका जो है वो भारत के कब्जे में है, कुछ इलाका चीन के कब्जे में है। तो ये स्थिति यहां पर है। वहीं एलएसी का वो इलाका जहां पर नजर रखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने फिंगर एरिया दरअसल बनाया है। ये फिंगर एरिया है जिसको दोनों ही अपनी अपनी पोस्ट यहां पर बनाई गई है, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से, जिसके कारण यहां पर नजर रखी जा सके। उसके अलावा फिंगर एरिया और पेंगोंग त्सो का झील का ये पूरा इलाका दरअसल गलवान घाटी से जुड़ा हुआ है और जहां पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन सेनाओं के बीच में ये यहां पर आमने सामने दोनों ही नजर आ रहे हैं। वहीं इस सब के बीच खबर यह भी कि भारत के बढ़ते दबाव की वजह से चीन ने दरअसल ये जो हॉट स्प्रिंग का इलाका आप देख रहे हैं, हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेनाओं को कुछ पीछे हटाया है और मजबूरी के चलते उसे हटाना पड़ा है, क्योंकि जो दबाव भारत की तरफ से बनाया जा रहा है उसमें अब चीन को मजबूर होना पड़ा है इस इलाके से अपनी सेना को पीछे हटाने में। वहीं पूर्वी लद्दाख में देमसोंग घाटी के पास ही भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची ये हवाई पट्टी बनाई है, जहां पर भारतीय वायुसेना कई बार लड़ाकू विमान, अपने मालवाहक विमान उतारती रही है। ये सबसे बड़ी एयर यहां पर हवाई पट्टी है। वहीं इस बीच पेंगोंग झील इलाके की नई सैटेलाइट तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारतीय सेना के कब्जे वाले इलाके फिंगर 4 के पास के इलाके में चीन की सेना ने अपने टेंट बना लिए हैं। आपको देखिएगा ये फिंगर 4 का ये इलाका, अभी तक स्थिति रहती थी कि फिंगर 4 और फिंगर 8 यानी फिंगर 4 पे 3 पे करीब भारतीय सेना रहा करती थी और फिंगर 8 पर चीन की सेना वहां पर रह के निगरानी किया करती थी। लेकिन जो चीन की हरकत सामने आई उसके हिसाब से चीन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा, जिसके बाद फिंगर 4 के पास बने इस बेस में वो दिख रही है ये तस्वीर। इस जगह पर पेंगोंग त्सो झील का चौड़ाई लगभग जो है वो 5 किलोमीटर है। पेंगोंग झील के आसपास पक्के रास्ते बनाना कठिन है और यहाँ गाड़ियों की आवाजाही आसान भी नहीं दिख रही है, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं झील में दरअसल अब नौकाओं के माध्यम से जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे झील होने की वजह से कोई और रास्ता यहाँ पर नहीं है, इसलिए नाव के माध्यम से यहाँ पर दोनों ही सेनाएं जो हैं वो गश्त लगाती रहती थी, इलाके पर नजर रखी रहती थी। वहीं अब आप ये जो तस्वीर देखेंगे, चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कुछ ठिकाने स्थापित किए हैं और एक सैटेलाइट तस्वीर ये सामने आई। दरअसल सैटेलाइट की ये तस्वीरें जहां पर पेंगोंग झील के एक बड़े इलाके में चीन और भारत की सेनाएं जो है वो आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से साफ हो चुका है भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच विवाद है। पहले यहां पर ना भारत की सेनाएं जाती थी और ना चीन की सेना की मौजूदगी थी, मतलब इस इलाके में दोनों देशों की सीधी दखल अंदाजी नहीं थी। इस इलाके में पहले कोई भी परमानेंट कैंप नहीं था। फिंगर 3 के पास आप देखेंगे यहां भारत यहां पर निगरानी रखता था और फिंगर 8 पर दरअसल यहां पर देखिए ये चीन की निगरानी यहां पर रहा करती थी। लेकिन चीन जो है वो धीरे धीरे अपनी चाल चलते हुए आगे की तरफ बढ़ा, जिसके कारण ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। पहले स्थिति बिल्कुल क्लियर थी। 8 पर आप देख रहे हैं फिंगर 8 पर वहां पे चीन की सेना रहा करती थी, वहां पर उनके टेंट हुआ करते थे और वहीं से वो गश्त किया करती थी। लेकिन फिंगर 3 पर भारत की पोस्ट हुआ करती थी, यहां पर भारत यहां से आगे की तरफ नजर रखता था। लेकिन अब यहां पर ये जो है ये दरअसल 8 किलोमीटर का ये ग्रे एरिया है। अब यहां ये जो इलाके आप देख रहे हैं फिंगर 4, फिंगर 5 और फिंगर 7 और फिंगर 6, यहां पर दरअसल ये जो पूरा इलाका है यहीं पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से वो धीरे धीरे चीन जो है वो आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसका जवाब जो है वो भारतीय सेना लगातार देती हुई नजर आ रही है। वहीं जो स्थिति है उसके हिसाब से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा?
वहीं शिवसेना ने चीन से तनाव के मसले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शब्दों के जरिए चीन को दबाना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से चंदा मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिवसेना ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी कि चीन भारत को परेशान करने की चाल चल रहा है और ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस के आपस में लड़ने का नहीं बल्कि चीन से लड़ने का है। शिवसेना ने कहा कि चीन से तनाव कम करने की बात झूठ है और चीन भारत पर युद्ध की तलवार लटकाए रहना चाहता है। अमेरिका ने हांगकांग की स्वायत्तता और लोगों की आजादी को कम करने के आरोप में चीन की सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के वीजा पर बैन लगा दिया। चीन के अधिकारियों के वीजा पर बैन लगाने के फैसले का ऐलान खुद विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया। अमेरिका का मानना है कि 1984 के ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कम किया गया। अमेरिका ने साफ किया कि इस बैन का इन अधिकारियों के परिजनों पर भी असर पड़ सकता है। कोरोना के प्रकोप के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच संबंध खराब हो गए हैं और इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी और अमेरिका इससे बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं अब बात डीजल और पेट्रोल की। जनता की जेब पर लगातार 21वें दिन महंगाई का बोझ पड़ा है। तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया। पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल 21 पैसे प्रति लीटर पड़ा है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 80 रुपए 38 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे हो गई है। पिछले 21 दिन से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर देश भर में जो लोग हैं वो भी खासे नाराज दिख रहे हैं। 21वें दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर। आपको बता दें आज 25 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं और बढ़कर 80 रुपये 38 पैसे पेट्रोल हो गया है दिल्ली में। और अगर मैं डीजल की बात करूं तो 21 पैसे डीजल पर बढ़े हैं आज और अब डीजल 80 रुपये 40 पैसे हो गया है। आज भी डीजल जो है पेट्रोल से महंगा बना हुआ है। लगातार 21वां दिन है जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। यहाँ लोग हैं जो कि फ्यूल कराने सर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। 21वां दिन 80 पार कर गया है। डीजल महंगा हो गया पेट्रोल से, क्या कहेंगे? इधर देख लीजिए थोड़ा सा। देखो जी, जो रेट होने चाहिए थे जैसे कि कच्चे तेल के रेट बहुत कम हैं, उसके हिसाब से तो ये 40-45 तक होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही और लोगों को जो है अपना। कितना भार पड़ रहा है आपकी जेब पर सर पहले के मुकाबले? अगर कच्चे तेल के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम जो है 40-45 रुपये 40-45 रुपये का होना चाहिए। जो डेली का यूजेस है उनके लिए तो दिक्कत आ ही रही है। आप डेली जो 50 रुपये का तेल लग रहा है वो 70 से 80 रुपये चला गया। इनकम सोर्स खत्म हो ही गया आपका। जो 8,000 10,000 कमाता है उसका क्या हाल होगा इस टाइम? क्या हाल होगा? वो घर की रोटी चला सकता है? मैं आपसे पूछूं, चला सकता है वो? बिल्कुल नहीं चला सकता वो। हालात बुरे हो चुके हैं। अब पहले बद थे, अब बदतर हो गए हैं। पहले 500 550 में फुल हो जाया करती थी, अब 600 प्लस होगी। अभी भी देखो 730 रुपये का है। मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो टैंक फुल 730 रुपये में हुआ है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा 550-600 रुपये के अंदर ही होता था। गरीब आदमी पेट्रोल कहाँ, पढ़ने वाला लड़का पेट्रोल कहाँ डला पाएगा? स्टूडेंट एक रेट हो जाए बराबर आई गया। 70 सालों पहली बार ऐसा हुआ है। क्या बताया जाए, बढ़ता ही जा रहा है। डीजल पेट्रोल दोनों एक हो गया है। रोज की अपेक्षा एक बार बढ़ जाए तो ज़्यादा ठीक है। आम जनता को परेशानी हो रही इन सब चीज़ें। तो उत्तराखंड के रामनगर में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। इस दौरान कुछ लोग नदी के किनारे खड़े नजर आए। भारी बारिश के बाद वहां कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कोसी नदी के दोनों तरफ कुछ गांव बसे हैं, लेकिन गांवों को जोड़ने के लिए वहां अब तक कोई पुल नहीं बन पाया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते आ रहे हैं। लेकिन बारिश के दौरान लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस दौरान नदी पार करने में जोखिम बढ़ जाता है। जिस वक्त 2 लोग वहां से उफनती नदी पार कर रहे थे, उस वक्त नदी काफी तेज बहाव में बह रही थी, लेकिन फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोग वहां इसी तरह से नदी पार करने को मजबूर दिखे। तो उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग अब इसे नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि
इंतज़ार भी लोगों ने किया कि पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं बनती दिख रही थी तो मजबूरी में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस कदर नदी को पार करना पड़ा। कोसी नदी की तस्वीर जहां जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद लोगों के सामने मजबूरी ये कि इस छोर से वो दूसरी छोर कैसे जाएं, क्योंकि उनका गांव है, उनका घर है वहां पर। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदी का बहाव भी बहुत तेज था, जिससे थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी रिहायशी इलाके में घुसने के से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ जिले से भी सामने आई। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां नाव चलती दिखी है, जबकि सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरते हुए नजर आए, जबकि हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक पानी में फंसा हुआ नजर आया। जब ट्रक को निकालने की सारी कोशिश बेकार हो गई तो क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से पानी के बीच फंसे इस ट्रक को बाहर निकाला गया। नदी किनारे बसे इलाके में भी हालात बिगड़ गए हैं और एक इलाके में तो कई मकान पानी में डूबे दिख रहे हैं, जबकि वहां रहने वाले लोग किसी तरह बचते बचते सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। वहीं पटना में हुई भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बारिश का असर ऐसा हुआ कि पानी भरने के बाद सड़कें वहां दरिया बन गईं। इस दौरान सड़क से पैदल गुजरने वाले लोग ज्यादातर परेशानी से जूझते नजर आए। पानी घुटने के करीब नजर आया, जिससे पैदल चलने में लोगों को परेशानी हुई। तो पटना की तस्वीर जहां भारी बारिश के बाद ये स्थिति है। सड़क देखिए आप किस तरीके से तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद ये स्थिति वहां पर बनी। वहीं असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां करीब 10 जिलों में 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यही नहीं, नदी के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं बारिश की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरी थीं वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात को देखते हुए गुवाहाटी में 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नावों को बंद कर दिया गया। तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ आवाजाही भी एक तरीके से ठप नजर आ रही है। चीन में ग्वांगशी इलाके में आई बाढ़ में कार पानी के तेज बहाव में फंसी नजर आई। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। सड़क पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा था और इसी दौरान कार सवार ने कार को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार कुछ दूर आगे बढ़ती पानी का बहाव और तेज हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, कार वहां पानी के बीच में फंसी नजर आ रही है। हालांकि बीच रास्ते में ही कार को रोकना पड़ा क्योंकि आगे स्थिति और खराब दिख रही थी। इसके बाद मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंची है और एक रस्सी की मदद से राहत और बचाव टीम के कर्मचारी कार तक पहुंचे और कार सवार आदमी को सुरक्षित कार से बाहर निकाला गया। तो चीन की तस्वीर, राहत बचाव टीम ने कार सवार को यहां पर रस्सी की सहायता से वो वहां तक पहुंचे और उसके बाद जो कार में बैठा शख्स था उसे बड़ी ही सावधानी के साथ रस्सी की सहायता से इस छोर पर लाने का काम इन राहत बचाव टीम के द्वारा हुआ। वहीं चीन के जिंग्यांशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जो अब
बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचाव कर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बैठाते नजर आए। एक राहत कर्मी तो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर रास्ता पार करता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके में पुल टूटे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, घरों के अंदर पानी पहुंच गया है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से करीब 70,000 एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ का कहर सिर्फ जियांग्शी जैसे पूर्वी चीन के इलाके में ही नहीं बरपा, चीन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके भी लगातार हो रही बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही भी वहां पर हुई है। कई लोगों का आशियाना उजड़ गया, कई लोगों की मेहनत से उगाई गई फसल बर्बाद हो गई। वहीं आप तस्वीरें देखिए, पुल जो है वो भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये भी जानकारी कि 37,000 लोगों को यहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया भी गया है और अभी भी कोशिश हो रही है। राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो पूरे इलाके का दौरा भी कर रही हैं कि अगर कोई शख्स इस स्थिति में फंसा है तो उसकी मदद भी की जाए। टिड्डियों का दल दिल्ली के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के झज्जर में फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिन्हें किसान भगाते दिखे। झज्जर से दिल्ली की दूरी 30 से 40 किलोमीटर है। झज्जर में किसान ताली और थाली की मदद से टिड्डियों को भगाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने भी टिड्डियों को भगाने का काम शुरू किया। तो टिड्डियों का खतरा अब महसूस करते हुए यहाँ कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द टिड्डियों को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि फसलों को ये बर्बाद कर देती हैं और इसी का खतरा, इसी का डर उन किसानों को भी है। इसलिए किसान पूरी मुस्तैदी से अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि टिड्डियों को हटाया जाए वहाँ से। इसलिए थाली बजाकर, कहीं डीजे बजाकर ये टिड्डियों को भगा रहे हैं। कल प्रशासन द्वारा हमें मालूम हुआ कि गांव में टिड्डी दल पहुंचने वाला है, तो गांव वाले ने एकत्रित होकर इकट्ठे होके पूरे गांव वालों के सहयोग से गांव में टिड्डी दल को थाली बजा के, डीजे बजा के, ढोल बजा के काबू किया और उनको यहाँ से खदेड़ दिया। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता ने नगर पालिका के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए, जहां वो नगर पालिका के कामकाज पर इतना भड़क गए कि एक अधिकारी को मारने के लिए उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठा ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने कुर्सी उठाई, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ लिया। पुलिस के रोकने पर एमएनएस नेता आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अधिकारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद उन्होंने कई बार उस अधिकारी के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में किसी तरह उन्हें शांत कराकर दफ्तर से बाहर भेजा गया। तुम्ही उत्तर दिलं नाही तुम्ही एक केबिन फोडून टाकील तुमच्या। मी तुम्हाला पुन्हा सांगतोय, यार तुम्हाला ना मी खुर्ची डोक्यात घाली ना, इतकं थंड बोलायचं नाही, नीट बोलायचं काय आहे ते क्लिअर सांगायचं। वहीं हरियाणा के जिंद में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से कुछ बदमाशों ने 1 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। घटना को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पैसों की वसूली के बाद कर्मचारी बैंक लौट रहा था, लेकिन रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 बदमाश बैंक कर्मचारी से पैसे लूटने के लिए सड़क किनारे इंतजार करते दिखे। उनमें से एक बदमाश बाइक पर बैठा नजर आया। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार बैंक का कर्मचारी वहां से गुजरता दिखाई दिया। तभी बदमाश ने अपनी बाइक उसके आगे अड़ा दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद 2 बदमाश बैंक कर्मचारी पर टूट पड़े और मारपीट कर उससे पैसों वाला बैग छीन लिया। बाद में चारों बदमाश एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। और इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र में 1 जुलाई से दफ्तरों में ज्यादा स्टाफ के काम करने की इजाजत मिल सकती है। अभी प्राइवेट दफ्तरों में 10% स्टाफ रखने की छूट है, जिसे 30% तक किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा स्टाफ को काम की छूट मिल सकती है। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, जिससे काम पर वापस आने वाले स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। उधर हरियाणा के सोनीपत में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी जानकारी टोल कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और वायुसेना के कई अधिकारी वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ा था और इसमें पायलट समेत वायुसेना के 4 जवान सवार थे, लेकिन उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद उसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को एक्सप्रेसवे पर ही उतारना पड़ा। इसके बाद वहां एक दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी खराबी को दूर किया गया और फिर ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हो गया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक वीडियो ट्वीट कर राज्य के वाईएस जगन रेड्डी सरकार पर निशाना साधा। इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक खुदाई करने वाली मशीन के जरिए कोरोना पीड़ित का शव लेकर जा रही है। इतना ही नहीं, शव को प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया। चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो बेहद शर्मसार और चौंका देने वाला है। कम से कम इस शव को थोड़ा सम्मान जरूर मिलना चाहिए। सरकार शवों के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए जिम्मेदार है। तो ये वही मशीन जिसको वीडियो के माध्यम से चंद्रबाबू ने दिखाया कि इसमें देखिए किस तरीके से शव को प्लास्टिक में लपेट कर ले जाया जा रहा है। इसी के साथ साथ वहां सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि क्या जो ये मरीज हैं जिनकी मौत हो जाती है उनको थोड़ा सा सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इस बार मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान गणेश जी की मूर्तियां 4 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गणपति पंडालों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और इसके अलावा गणेश उत्सव के दौरान भीड़ नहीं जुटने पर भी सहमति बनी है। उधर पाकिस्तानी मीडिया में एक ऐसे हिंदू परिवार का किस्सा छाया हुआ है जहां सरहद की दीवार की वजह से पूरा परिवार हिंदुस्तान नहीं लौट पा रहा है। लीलाराम अपनी पत्नी जनता माली और 3 बच्चों के साथ जोधपुर से 10 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मीरपुर खास जिले में मोडो में रिश्तेदार से मिलने गया था। इन लोगों को 20 अप्रैल तक वापस लौटना था। लॉकडाउन की वजह से पूरा परिवार पाकिस्तान में फंस गया। अब परिवार में बाकी सदस्यों को लौटने की इजाजत मिल गई, लेकिन महिला जनता माली को नहीं। अब जनता माली को डर है कि वो अपने पति लीलाराम और बच्चों के बिना पाकिस्तान में कैसे रहेंगी, जबकि लीलाराम इस मुश्किल में है कि अपनी पत्नी को छोड़कर हिंदुस्तान कैसे लौटें। बताया जा रहा है कि जनता माली इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान में हो रहे भेदभाव का शिकार हो रही हैं। लीलाराम के डर की वजह से मीरपुर खास के उसी गांव में रहने वाली एक महिला दीपा मेघवाल का किस्सा है, जिसका वहां के कट्टरपंथी अपहरण करके बंधक बनाते दिखे और धर्म परिवर्तन उसका करा दिया। तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था और फंस चुका हूँ यहाँ पे, और 1 महीने के बाद में रह के मैं वाघा बॉर्डर गया था वापस, और वो वाघा बॉर्डर बंद हो चुका था 1 दिन पहले ही। वहाँ से मैं वापस आया हूँ, पैसे खर्च हुए, वापस यहाँ पे लाहौर आया हूँ और इधर उधर घूम रहा हूँ। बस कब मैं इंडिया जाऊँ कब इंडिया जाऊँ, मेरे को सहायता करिए सर। उधर दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ सेक्टर 20 में हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बदमाशों के पास से बंदूक, तमंचा और चोरी की बाइक भी मिली है। तो ये नोएडा में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ जैसे ही जानकारी दरअसल पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में उन्हें ढूंढती हुई नजर आई। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। और बात अब कोरोना की। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कोरोना आंकड़े पर अगर नजर डालें तो यहाँ कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब तक 5,08,953 हो चुका है। वहीं इनमें से 2,95,881 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना की वजह से 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,97,387 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य जो हैं वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,52,000 के आंकड़े को पार कर गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में अब दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां पर कोरोना के मामले 77,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 74,622 है। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 30,000 को पार कर गया है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो करीब 21,000 हो गई है।